हेलो एवरीवन, आज की क्लास में मैं आपका वेलकम करती हूँ। आज हम लोग एक टॉपिक देखेंगे, विस्थापन की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको देखने से पहले हम लोग कुछ की टर्म समझ लेते हैं। जैसे विस्थापन, विस्थापन क्या होता है इसे हम लोग समझते हैं। विस्थापन यानी कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। जब भी कहीं पर बड़ी परियोजनाएं बनाने की बात होती है, बांध हो, चाहे विशेष आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे हाईवेज हो, तो बड़ी मात्रा में वहाँ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित किया जाता है, दूसरी जगह भेजा जाता है। उसी को कहते हैं विस्थापन। तो ये जो विस्थापन है वो किस प्रकार से राजनीति को प्रभावित करती है या किस प्रकार से समस्याओं को उत्पन्न करती है, इसी के से संबंधित ये चैप्टर है। और उसके साथ में जब ये हमें सिलेबस में मिलेगा तो हमें मिलेगा इशूज ऑफ रिलीफ, कंपनसेशन एंड रिहैबिलिटेशन विथ रेफरेंस टू डैम, हाईवे एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। राहत, मुआवजा और पुनर्वास के मुद्दे, बांध, राष्ट्रीय राजमार्ग और विशेष आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में। तो ये तीनों चीज़ें हैं। तो इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा कि हम लोग बांध के संदर्भ में देखेंगे। तो जैसे हम लोग इस बात को कह रहे थे कि जब भी बड़ी परियोजनाएं आती है, जैसे बांध एक बड़ी परियोजना है जिसके लिए बड़ी मात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है, तो इसलिए बांध के द्वारा भी इस प्रकार की विस्थापन की जो समस्या है वो उत्पन्न होती है। और जब बांध जैसी परियोजनाएं बनाई जाती है तो कैसे राहत, मुआवजा और पुनर्वास से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती है, उसको हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग ये टर्म समझ लेते हैं, राहत क्या है। जब हम लोग राहत बोलते हैं तो राहत का अर्थ है कि जो आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य जैसी जो तात्कालिक आवश्यकताएं हैं, उन्हें पूरा करना। यानी कि जब किसी जगह से लोगों को विस्थापित किया जाता है तो उनकी भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य जैसी जो तात्कालिक आवश्यकताएं हैं उन्हें पूरा करना राहत कहलाता है। दूसरा है मुआवजा। मुआवजा क्या कहलाता है? जो विस्थापित हो रहे हैं उनकी भूमि, संपत्ति और आजीविका, इनके नुकसान के लिए जो कीमत चुकाना पड़ता है या जो पैसा या कुछ भी लगेगा, हर्जाना देना पड़ेगा, उसे कहते हैं मुआवजा। और पुनर्वास क्या होता है? पुनर्वास यानी कि जो विस्थापित जनसंख्या है उसको नए जगह पर ले जा करके स्थापित करना को पुनर्वास कहा जाता है। तो ये तीनों ही समस्या आने लगती है जब भी विस्थापन होता है। तो ये समस्या क्यों उठती है, क्यों होती है, उसको भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक सिद्धांत है जिसको एमिनेंट डोमेन का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, एमिनेंट डोमेन का सिद्धांत, जिसमें राज्य को ऐसा अधिकार मिलता है कि वो सार्वजनिक हित के लिए किसी की भी संपत्ति को अधिग्रहित कर सकती है, किसी भी की भी संपत्ति को अपने कब्जे में कर सकती है। तो ये जो सिद्धांत है वो अपने आप में विवादास्पद है, क्योंकि ये राज्य की शक्ति और व्यक्ति के जो अधिकार है उसके बीच में संघर्ष या तनाव को उत्पन्न करती है। इसीलिए जो नीति है वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि अगर लोगों को विस्थापित किया जाता है तो वहाँ पर एक अच्छा योजना भी बनना चाहिए, उनके लिए उचित राहत होना चाहिए, उचित मुआवजा उन्हें मिलना चाहिए और उचित रूप से उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए। और उसके साथ में जो बाकी जैसे जो पर्यावरण से संबंधित नुकसान होते हैं उनके लिए भी प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए, तभी जाकर इस प्रकार की परियोजना जो है वो बैलेंस होगी। मतलब बीच का रास्ता निकालकर वहाँ पर चलना होगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि जो उसके द्वारा जो परियोजना को लेकर आ रहे हैं उन्हीं को लाभ होता है, लेकिन जो विस्थापित हो रहे हैं उस पक्ष की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी कारण से क्या होता है, लोगों में विरोध की भावना आने लगती, लोगों में असंतुष्टि आती है और आंदोलन का रूप ले लेता है। तो ये हमें देखने के लिए मिलता है।
हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अच्छा, उदाहरण से पहले हम लोग समझते हैं कि बांध किस प्रकार से विस्थापन और बांध के बीच कैसा संबंध है। बांध जैसी परियोजनाएं जो है जब भी लाई जाती है तो उसके पीछे उद्देश्य अच्छा होता है, क्योंकि ये सिंचाई, जल विद्युत और बाढ़ नियंत्रण आदि का काम करती है। तो ये एक अच्छे उद्देश्य से लाई जाती है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि इसके लिए बड़ी भूमि की ज़रूरत होती है, इसलिए वहाँ के जो समुदाय हैं वे विस्थापित होते हैं। उन समुदायों के विस्थापित होने के कारण क्या देखने के लिए आता है, पूरे विश्व भर में बांध के निर्माण के कारण लाखों लोगों को विस्थापित किया गया है। लाखों लोग इसके कारण विस्थापित हुए हैं। और कई बार ये देखने के लिए मिलता है कि बांध जिस नदी पर बनाई जाती है तो वहाँ के जो समुदाय होते हैं, विशेष रूप से हम लोग देखेंगे अनुसूचित जनजातियाँ वैसे क्षेत्रों से बिलोंग करती है, तो वे लोग आजीविका के लिए संसाधन पर निर्भर रहते हैं जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है। जैसे वहाँ पर मछली पालन करेंगे या फिर उस नदी के पानी के द्वारा बहुत सारी जीविका के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है कि जब वे पीढ़ियों से वहाँ रहते रहते हैं तो एक जीविका का स्रोत उन्हें मिल जाता है। लेकिन जब वे पुनर्वासित होंगे, वो नए जगह पर जाएंगे, तो वहाँ पर उनका जो एक्सेस है प्राकृतिक संसाधन तक वो समाप्त हो जाता है और तब वहाँ पर उनके सामने समस्या आ जाती है। वे अपनी पीढ़ी को कैसा चलाएंगे, इस प्रकार की समस्याएं आती है। फिर ये भी देखने के लिए मिलता है कि जहाँ पर भी विस्थापन होता है या जहाँ कहीं भी परियोजना बनाने की बात होती है, वहाँ पर कई सारे समस्याएं उठने लगती, जैसे पर्यावरण को कई क्षति पहुँचती है, पेड़ काटे जाते हैं और प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याएं दिखने लगती है, जल प्रदूषण जैसी समस्याएं दिखने लगती है। तो इस तरह के समस्याओं को भी निपटाया नहीं जाता है, तो ये भी समस्या उत्पन्न करती है। इसके अलावा क्या होता है, जो विस्थापित समुदाय होता है वो भूमि, जल और जितने भी प्राकृतिक संसाधन जो उसके आसपास थे उस तक अपनी पहुंच को खो देते हैं और उनकी आजीविका पर यह विनाशकारी प्रभाव डालता है। फिर बांध के निर्माण के लिए वन की कटाई होती है, मृदा अपरदन होता है और पर्यावरणीय क्षरण भी होता है। पर्यावरण में भी कई सारे समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो ये सभी समस्याएं बांध से संबंधित है, यानी बांध का निर्माण कार्य से संबंधित है और जब विस्थापन होता है उससे संबंधित है। हम लोग देख लेते हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में। भारत की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग दो एग्जाम्पल देखेंगे। एक प्रसिद्ध उदाहरण है नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश में है। वहाँ पर सरदार सरोवर बांध बनाया जाना था नर्मदा नदी पर, और इस परियोजना के कारण मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात के मुख्यतः आदिवासी समुदाय से संबंधित लगभग 3,20,000 लोग विस्थापित हुए और बहुत विरोध किया गया। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, मेघा पाटकर और बाबा आमटे जैसे लोग थे जिन्होंने विरोध किया और विरोध के बावजूद भी वो परियोजना वहाँ पर पूरी की गई और विस्थापित लोगों को नए स्थान पर बसाया गया। लेकिन जब उन्हें नए स्थान पर बसाया गया तो पानी, बिजली, स्वास्थ्य जैसी जो बुनियादी सुविधाएं होती है उसका अभाव नए जगह पर था और वहाँ पर जो विस्थापित समुदाय थी उसको वहाँ पर वापस अपने जीवन को शुरू करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिलती है। दूसरा हम लोग देखेंगे आंध्र प्रदेश में पोलावरम बांध, जो कि अभी बन रहा है। इसके कारण 2 लाख से अधिक लोगों के विस्थापित होने की आशंका है, जिसमें से अधिकतर जो हैं आदिवासी समुदाय के हैं। और इस परियोजना का भी स्थानीय लोगों द्वारा और कार्यकर्ता द्वारा विरोध किया गया है और लेकिन फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। और भी कुछ हम लोग देख लेते हैं। ओके,
तो समस्या क्यों उठती है? कई बार ये होता है कि जो विस्थापित समुदाय हैं उनको जो राहत और मुआवजा दिया जाता है वो पर्याप्त नहीं रहता है, इसलिए वे लोग असंतुष्ट होते हैं और विरोध करते हैं। और उनको जो भूमि दिया जाता है वो जो वास्तविक बाजार मूल्य होता है उससे बहुत कम होता है। उनको भूमि या संपत्ति जो दी जाती है वो वास्तविक जो बाजार मूल्य, उस भूमि का जो कीमत था जो उस व्यक्ति के पास था उससे बहुत कम होती है, इसीलिए समस्या उत्पन्न होने लगती है। और उसके साथ में जो पुनर्वास के लिए नई जगह दी जाती है वहाँ पर भी भूमि या फिर जो भी जल या जो भी बुनियादी आवश्यकताएं उन्हें दी जाती है वो निम्न गुणवत्ता की रहती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो ट्राइबल्स होते हैं, आदिवासी समुदाय होते हैं, वे ज़्यादातर खेती जैसी चीज़ों पर निर्भर रहते हैं। अगर उन्हें निम्न गुणवत्ता की भूमि मिलेगी तो फिर वहाँ पर वे खेती नहीं कर पाएंगे और वे प्राकृतिक संसाधन तक अपनी पहुँच को खो देते हैं। तो उनका जीविका चलाना और उनके समुदाय को सुरक्षित रखना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सारी समस्याएं उठकर आती है। इसीलिए हम इस प्रकार का देखेंगे, ना जान देंगे ना जमीन देंगे, विकास के नाम पर जमीन की लूट बंद करो, इस प्रकार के नारे हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं कि मुआवजा के लिए कुछ पात्रता रखी जाती है, यानी कि योग्यता रखा जाता है कि किसे मुआवजा मिलेगा या क्या उसके लिए क्या शर्तें होंगी वो रखे जाते हैं। तो कई बार ये होता है कि मुआवजा जो होता है वो उसका जो नुकसान का भरपाई के लिए होता है वो केवल परियोजना से जो नुकसान होगा उसके लिए दिया जाता है। लेकिन परियोजना के अंतर्गत जो कार्यालय बनेंगे, टाउनशिप बनेगा, नहर बनेगा, ट्रांसमिशन लाइन बनेगा, उससे जो नुकसान होगा उसको उसमें नहीं गिना जाता है। यानी पहले परियोजना जो बनेगा तब जो नुकसान होगा केवल वही दिया जाता है, लेकिन उसके बाद में जब वहाँ पर वो बन जाता है, लोग वहाँ के पानी का इस्तेमाल करते हैं, संसाधन का इस्तेमाल करते हैं, कंपनियाँ वहाँ के प्राकृतिक संसाधन का, भूमि का इस्तेमाल करती, तो उससे जो नुकसान होगा उसको मुआवजा के अंदर नहीं रखा जाता है। और मुआवजा जो है केवल कानूनी स्वामित्व वाले को ही मिलता है। जैसे कि जो उसका उस भूमि का स्वामित्व रखता है केवल उसी को मिलता है। बाकी जो किराएदार होते हैं, बटाईदार होते हैं, मजदूर या कारीगर होते हैं, इन लोगों को नहीं मिलता है और ये असुरक्षित रहते हैं, उन्हें कोई लाभ नहीं मिल पाता है। मुआवजा में जो सामुदायिक संपत्ति होती है, जैसे साझा संसाधन, चारागाह हो गए, वन हो गए, या फिर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर उस समुदाय को लोग आजीविका के लिए निर्भर थे, उन चीज़ों के लिए कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता है। मतलब वहाँ की जो संसाधन थी उसके लिए मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो इस प्रकार की समस्याएं हैं जो हमें अक्सर देखने के लिए मिलती है और इसी को कहते हैं विस्थापन की राजनीति। तो आज हम लोग बांध के संदर्भ में देख लिए। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। मेन टॉपिक हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। इस क्लास में जुड़ने के लिए आपको थैंक यू।